दीप्ति श्यामाचरण का भवन आज सुंदरियों के जमघट से इंद्र का अखाड़ा बना हुआ था। सेवती की 4 सहेलियां रुक्मणी, सीता, रामदेई और चंद्रकुमार 16 श्रृंगार किए इठलाती फिरती थीं। डिप्टी साहब की बहन जानकी कुंवर भी अपनी 2 सहेलियों के साथ इटावे से आ गई थी। इन दोनों का नाम कमला और उमा देवी था। कमला का विवाह हो चुका था, उमा देवी अभी कुंवारी थी। दोनों सूर्य और चंद्र थीं। मंडप के तले डोमनियाँ और गवनिहारियाँ सोहर और सुहाग अलाप रही थीं। गुलबिया नाइन और जमनी कहारन दोनों चटकीली साड़ियाँ पहने, मांग सिंदूर से भरवाए गिलट के कड़े पहने छम छम करती फिरती थीं। गुलबिया चपला नवयौवना थी। जमुना की अवस्था ढल चुकी थी। सेवती का क्या पूछना, आज उसकी अनोखी छटा थी। रसीली आंखें अमोदाधिक्य से मतवाली हो रही थी और गुलाबी साड़ी की झलक में चंपाई रंग गुलाबी जान पड़ता था। धानी मखमल की कुर्ती उस पर खूब खिलती थी। अभी स्नान करने आई थी, इसलिए नागिन सी लट कंधे पर लहरा रही थीं। छेड़छाड़ और चुहल से इतना अवकाश न मिलता था कि बाल गुथवा ले। महराजन की बेटी माधवी छींट का लहंगा पहने, आंखों में काजल लगाए भीतर बाहर किए हुई है। रुक्मणी ने सेवती से कहा, सिद्धो तुम्हारी भावज कहाँ है, दिखाई नहीं देती, क्या हम लोगों से भी पर्दा है? और रामदेवी मुस्कुराकर बोली, पर्दा क्यों नहीं है, हमारी नज़र न लग जाएगी। सेवती बोली, कमरे में पड़ी सो रही होगी, देखो अभी खींच लाती हूँ। यह कहकर वह चंद्रा के कमरे में पहुंची। वह एक साधारण साड़ी पहने चारपाई पर पड़ी द्वार की ओर टकटकी लगाए देख रही थी। उसे देखती ही उठ बैठी। सेवती ने कहा, यहाँ क्या पड़ी हो, अकेले तुम्हारा जी नहीं घबराता? चंद्रा बोली, कौन जाए, अभी कपड़े नहीं बदल लें। सेवती बोली, बदलती क्यों नहीं, सखियाँ तुम्हारी बाट देख रही हैं। चंद्रा बोली, अभी मैं न बदलूंगी। सेवती ने कहा, यही हट तुम्हारी अच्छी नहीं लगती, सब अपने मन से क्या कहती होंगी। चंद्रा बोली, तुमने तो चिट्ठी पढ़ी थी, आज ही आने को लिखा था ना। सेवती ने कहा, अच्छा तो यह उनकी प्रतीक्षा हो रही है, यह कहिए तभी योग साधा है। चंद्रा ने कहा, दोपहर तो हुई, शायद अब नहाएंगे। इतने में कमला और उमा देवी दोनों आ पहुंची। चंद्रा ने घूंघट निकाला और फर्श पर आ बैठी। कमला उसकी बड़ी ननद होती थी। कमला ने कहा, अरे अभी तो उन्होंने कपड़े भी नहीं बदले। सेवती ने कहा, भैया की बाट जो रही हैं इसलिए यह भेष रचा है। कमला बोली, मूर्ख है, उन्हें गरज होगी आप आएंगे। सेवती ने कहा, उनकी बात निराली है। कमला फिर बोली, पुरुषों से प्रेम चाहे कितना भी करो, पर मुख से एक शब्द भी ना निकालो, नहीं तो व्यर्थ सताने और जलाने लगते हैं। यदि तुम उनकी उपेक्षा करो, उनसे सीधे बात ना करो, तो वे तुम्हारा सब प्रकार आदर करेंगे, तुम पर प्राण समर्पण करेंगे। परंतु ज्यों ही उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके हृदय में मेरा प्रेम हो गया, बस उसी दिन से दृष्टि फिर जाएगी। सैर को जाएंगे तो अवश्य देर करके आएंगे, भोजन करने बैठेंगे तो मुँह झूठा करके उठ जाएंगे, बात बात पर रूठेंगे। तुम रोगी तो मनाएंगे, मन में प्रसन्न होंगे कि कैसे फंता डाला है। तुम्हारे सम्मुख अन्य स्त्रियों की प्रशंसा करेंगे। भावार्थ यह है कि तुम्हारे जलाने में उन्हें आनंद आने लगेगा। अब मेरे ही घर में देखो, पहले इतना आदर करते थे कि क्या बताऊं। प्रशिक्षण नौकरों की भांति हाथ बांधे खड़े रहते थे, पंखा झलने के लिए तैयार, हाथ से कौर खिलाने को तैयार, यहाँ तक कि पांव दबाने को भी संकोच न था। बात मेरे मुख से निकली नहीं कि पूरी हुई। मैं उस समय अबोध थी, पुरुष के कपट व्यवहार क्या जानूं। पटी में आ गई, जानते थे कि आज हाथ बांध कर खड़ी होगी। मैंने लंबी तानी तो रात भर करवट न ली, दूसरे दिन भी न बोले। अंत में महाशय सीधे हुए, पैरों पर गिरे, गिड़गिड़ाए। तब से मन में इस बात की गांठ बांध ली कि पुरुषों को प्रेम कभी न जताओ। सेवती बोली, जीजा को मैंने देखा है, भैया के विवाह में आए थे, बड़े हंसमुख मनुष्य हैं। कमला बोली, पार्वती उन दिनों पेट में थी, इसी में मैं ना आ सकी थी, यहाँ से गए तो लगे तुम्हारी प्रशंसा करने। तुम कभी पान देने गई थी, कहते थे कि मैंने हाथ थाम कर बैठा लिया,
खूब बातें हुई। सेवती बोले ये झूठे हैं, लबरिए हैं। बात यही होती कि गुलबिया और जमुनी दोनों किसी कार्य से बाहर गई थी। माँ ने कहा वे खा कर गए हैं, पान बना के दे आ। मैं पान लेकर गई, चारपाई पर लेटे थे, मुझे देखते ही उठ बैठे। मैंने पान देने को हाथ बढ़ाया तो आप कलाई पकड़कर कहने लगे कि एक बात सुन लो, पर मैं हाथ छुड़ाकर भागी। कमला ने कहा निकली ना झूठी बात, वही तो मैं भी कहती हूँ कि अभी 11-12 वर्ष की छोकरी, इसने उनसे क्या बातें की होंगी, परंतु नहीं, अपना ही हट किए गए पुरुष बड़े प्रलापी होते हैं। मैंने यह कहा, मैंने वह कहा, मेरा तो इन बातों से हृदय सुलगता है। न जाने उन्हें अपने ऊपर झूठा दोष लगाने से क्या स्वाद मिलता है। मनुष्य जो बुरा भला कहता है उस पर पर्दा डालता है। यह लोग करेंगे तो थोड़ा मिथ्या प्रलाप का अल्हाना गाते हैं, फिरेंगे ज़्यादा। मैं तो तभी से उनकी एक बात भी सत्य नहीं मानती। इतने में गुलबिया ने आकर कहा तुम तो यहीं ठाड़ी बतलात हो और तुम्हार सखी तुमका आंगन में बुलाउत हैं। सेवती ने कहा ठीक है, देखो भाभी अब देर न करो। गुलबिया तनिक इनकी पिटारी से कपड़े तो निकाल लो। कमला ने चंद्रा का श्रृंगार करने लगी। सेवती सहेलियों के पास आई। रुक्मणी बोली वाह बहन, खूब वहाँ जाकर बैठ रही, तुम्हारी दीवारों से बोलें क्या। सेवती ने कहा कमला बहन चली गई थी, उनसे बातचीत होने लगी, दोनों आ रहे हैं। रुक्मणी बोली लड़कोरी है ना। सेवती ने कहा हाँ 3 लड़के हैं। रामदेवी बोली मगर काठी बहुत अच्छी है। चंद्रकुमार ने कहा तो मुझे उनकी नाक बहुत सुंदर लगती है, जी चाहता है छीन लूँ। सीता कहने लगी दोनों बहनें एक से बढ़कर एक हैं। सेवती बोली सीता को ईश्वर ने वर अच्छा दिया है, इसने सोने की गौ पूजा की थी। रुक्मणी जलकर बोली गोरे चमड़े से कुछ नहीं होता। सीता ने कहा तुम्हें काला ही भाता होगा। सेवती फिर बोली जी काला वर मिलता तो विष खा लेती। रुक्मणी ने कहा यूँ कहने को तो जो चाहो कह लो, परंतु वास्तव में सुख काले ही वर से मिलता है। सेवती ने कहा सुख नहीं, धूल मिलती है, ग्रहण सा आकर लिपट जाता होगा। रुक्मणी बोली यही तो तुम्हारा लड़कपन है, तुम जानती नहीं सुंदर पुरुष अपने ही बनाव श्रृंगार में लगा रहता है, उसे अपने आगे स्त्री का कुछ ध्यान नहीं रहता। यदि स्त्री परम रूपवती हो तो कुशल है, नहीं तो थोड़े ही दिनों में वह समझता है कि मैं ऐसी दूसरी स्त्रियों के हृदय पर सुगमता से अधिकार पा सकता हूँ। उसने भागने लगते हैं और कुरूप पुरुष सुंदर स्त्री पा जाता है तो समझता है कि मुझे हीरे की खान मिल गई। बेचारा काला अपने रूप की कमी को प्यार और आदर से पूरा करता है। उसके हृदय में ऐसी धुकधुकी लगी रहती है कि मैं तनिक भी इससे खट्टा पड़ा तो यह मुझसे घृणा करने लगेगी। चंद्रकुमार बोली दूल्हा सबसे अच्छा वह जो मुँह से बात निकलते ही पूरी कर दे। रामदेव ने कहा तुम अपनी बात न चलाओ, तुम्हें तो अच्छे अच्छे गहनों से प्रयोजन है, दूल्हा कैसा ही हो। सीता फिर बोलने लगी न जाने कोई पुरुष से किसी वस्तु की आज्ञा कैसे करता है, क्या संकोच नहीं होता। रुक्मणी बोली तुम बापुरी क्या आज्ञा करोगी, कोई बात भी तो पूछे। सीता ने कहा मेरी तो उन्हें देखने से ही तृप्ति हो जाती है, वस्त्र आभूषणों पर जी नहीं चाहता। इतने में एक और सुंदरी आ गई, गहनों से गोंदनी की भांति लदी हुई, बढ़िया जूती पहने, सुगंध में बसी, आंखों में चपलता बरस रही थी। रामदेव बोली आओ रानी आओ, तुम्हारी ही कमी थी। रानी बोली क्या करूं, निगोड़ी नाइन से किसी प्रकार पीछा नहीं छूटता था। कुसुम की माँ आई तब जाके जूड़ा बांधा। सीता ने कहा तुम्हारी जैकेट का बलिहारी जाऊं। रानी फिर बोली इसकी कथा मत पूछो, कपड़ा दी एक मास हुआ, 10-12 बार दर्जी सी कर लाया, पर कभी आस्तीन ढीली कर दी, कभी सियन बिगाड़ दी, कभी चुनाव बिगाड़ दिया, अभी चलते चलते दे गया है। यही बातें हो रही थी कि माधवी चिल्लाई हुई आई भैया आए भैया आए, उनके संग जीजा भी आए हैं। ओहो। रानी बोली राधा चरण आए क्या। सेवती बोली हाँ चलूँ तनिक भाभी को संदेश दे आऊँ। क्या रे कहाँ बैठे हैं।
माधवी बोली, उसी बड़े कमरे में जीजा पगड़ी बांधे हैं, भैया कोट पहने हैं, मुझे जीजा ने रुपए दिया। यह कहकर उसने मुट्ठी खोलकर दिखाई। रानी बोली, इससे तो अब मुंह मीठा कराओ। सेवती बोली, क्या मैंने कोई मनौती की थी? यह कहती हुई सेवती चंद्रा के कमरे में जाकर बोली, लो भाभी, तुम्हारा शगुन ठीक हुआ। चंद्रा बोली, क्या आ गए? तनिक जाकर भीतर बुला लो। सेवती ने कहा, हाँ, मर्दाने में चली जाऊं? तुम्हारे बहनाई जी भी तो पधारे हैं। चंद्रा बोली, बाहर बैठे क्या कर रहे हैं? किसी को भेजकर बुला लेती, नहीं तो दूसरों से बातें करने लगेंगे। तभी अचानक खड़ाऊ का शब्द सुनाई दिया और राधाचरण आते दिखाई दिए। आयु 24-25 बरस से अधिक न थी। बड़े ही हंसमुख, गौर वर्ण, अंग्रेजी काट के बाल, फ्रेंच कट की दाढ़ी, खड़ी मूछें, लवण्य की लपटें आ रही थीं। एक पतला रेशमी कुर्ता पहने हुए थे। आकर पलंग पर बैठ गए और सेवती से बोले, क्या सिद्धो, एक सप्ताह से चिट्ठी नहीं भेजी? सेवती बोली, मैंने सोचा अब तो आ रहे हो, क्यों चिट्ठी भेजूं? यह कहकर वहाँ से हट गई। चंद्रा ने घूंघट उठाकर कहा, वहाँ जाकर भूल जाते हो? राधाचरण ने हृदय से लगाते हुए बोला, तभी तो सैकड़ों कोस से चला आ रहा हूँ।